जय हिंद इंडिया। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मतलब कई कंट्रीज़ का ग्रुप है जिनकी मीटिंग की जाती है। किससे रिलेटेड? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अभी क्लाइमेट चेंज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा ना। उसके साथ साथ अभी जो रिसेंट में मीटिंग हुई है COP26, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 नंबर की हुई है, इसलिए COP26 बोलते हैं इसको। तो हम इस वीडियो में पूरा स्टैटिक पार्ट और जो रिसेंट इवेंट है जो अभी COP26 की मीटिंग हुई है उसके जो जो डिसीजंस है, इंडिया का क्या रोल था, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है क्या। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली UNFCCC के अंडर एक बॉडी है जो वर्क करती है। UNFCCC क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC 1994 में बनाया गया था। किस चीज़ के लिए बनाया गया था? ग्रीन हाउस गैसेस को कंसंट्रेशन को कम करने के लिए एटमॉस्फेयर में। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है क्लाइमेट चेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज होगा, उस पर्पस को कंट्रोल करने के लिए, उस इश्यूज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या बनाया गया? UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1994 में बनाया गया। उसी के अंदर कॉप होता है जो कि एपेक्स बॉडी होती है कोई भी डिसीजंस लेने के लिए रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करने के लिए। तो कॉप की हमेशा हर साल मीटिंग भी होती है, ठीक है। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क का लोगो, ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? जो स्टेट्स मेंबर हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जिसलिए बनाया गया था, जितने मेंबर हैं उसके उन मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज के जो रीज़न है उनको रिड्यूस करना है या उनको मिटिगेट करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि उस पर्टिकुलर चीज़ के जिसके कारण ये चेंज हो रहा है उसमें अडॉप्ट करना और उससे लोगों को साथ ही साथ एजुकेट करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उस नॉर्मल आम जनता को अवेयरनेस फैलाना, ये इनका काम है। बेसिकली इस चीज़ के लिए ये बनाया गया था ना। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अभी एक लिमिट सेट की गई है कि टेम्परेचर जो वो ग्लोब का टेम्परेचर है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर है, एक लिमिट है कितने डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आपको वीडियो पॉज करके देना है। वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ इसकी जो मीटिंग होती है हर साल, इसकी ईयरली मीटिंग होती है ईच एंड एवरी ईयर 1995 के बाद, ठीक है। इसकी मीटिंग जनरली बून में होती है। बून में इसका सेक्रेटरीट है, ठीक है। इसकी जनरली वहीं पे मीटिंग होती है। ओके, ना इसकी प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंसी का कौन इसका प्रेसिडेंट होता है, ये कैसे इलेक्ट करते हैं या कैसे पता चलता है कौन प्रेसिडेंट है? ये जनरली रोटेट होता रहता है। जो 5 यूनाइटेड नेशंस रीजनल ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ये रोटेट होता रहता है। जहाँ भी इसकी मीटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जनरली उसका प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उस पर्टिकुलर कंट्री का। जो कंट्री इसमें प्रेसिडेंसी होती है, जो कंट्री होस्ट करती है बेसिकली मीटिंग, उस कंट्री का जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है उसी की प्रेसिडेंसी दी जाती है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट कुछ कॉप की मीटिंग है जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वैसे बहुत सारी हैं जिनको सबको यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, पर मैं उन इंपॉर्टेंट कॉप्स की मीटिंग के बारे में बात करूंगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली कौन सी हुई थी? 1995 में COP1 हुआ था जो बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में, ठीक। फिर एक इंपॉर्टेंट 1997 में COP3 की मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इससे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसी में फर्स्ट टाइम कार्बन एमिशन के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है 1997 में। फिर 2002 की इंपॉर्टेंट है COP8, इसलिए क्योंकि ये इंडिया में हुई थी। इंडिया में इसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें बेसिकली ये बोला जाता है पुअर कंट्रीज जो है या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजी के लिए और उस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, बेसिकली क्लाइमेट चेंज के जो रीज़न है उनको रिड्यूस करने के लिए कुछ फंड प्रोवाइड कराया जाए, उसमें फोकस किया जाए, इसके रिगार्डिंग बात की गई थी, ठीक है। हालांकि उसमें कुछ काम किया नहीं गया बट फिर भी ऐसे बात की गई थी ऑफिशियली ना। 2015 में COP21 कहाँ? पेरिस में हुआ था, ठीक है। इसमें बोला गया था कि जो टेम्परेचर है उसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा, ठीक है। 2.0 बिलो इस रखा जाएगा, ऐसा बोला गया था, ठीक है। और उसमें यह भी बोला गया था कि जो डेवलप्ड नेशन है वो $100 बिलियन का फंड प्रोवाइड कराएंगे, किसको? जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। उससे क्या होगा? वो कंट्री उसके अगेंस्ट काम कर पाएंगी, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काम कर पाएंगी,
ठीक है। अगली मीटिंग है 2018 की COP24 क्योटो 22 में हुई थी। उन्होंने क्या किया था, फाइनलाइज किया था जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो रूल्स बनाए गए थे, रूल बुक थी, उसको फंक्शनल किया, ऑपरेशनलाइज किया। ठीक है। साथ जो बेसिकली रूल बुक होती है उसका काम क्या होता है, रूल बुक होती है फाइनेंसिंग करना, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेना है, लाइक कौन सी कंट्रीज कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो ये सब डिसाइड करने के लिए एक रूल बुक बनाई गई, रूल बुक में मेंशन किया गया, उसको ऑपरेशनलाइज किया गया 2018 में जब COP24 हुआ। बनाई कब गई थी, 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में। ठीक। अभी 2019 में हुई थी। 2019 में कौन सी हुई थी, 2019 में COP25 मैड्रिड में हुई थी, स्पेन में। ठीक है। ऑल्दो इसमें कोई भी अच्छे स्टेप्स नहीं लिए गए, कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं लिए गए, इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। और अगर हम अभी की बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, जिसका ज़्यादा जरूरी है, जो करंट इवेंट में अभी चल रहा है, जिसमें आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे COP26। तो बेसिकली COP का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 26 का मतलब है 26 नंबर की पार्टी है, आई मीन मीटिंग है। तो इस चीज़ को बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कहाँ पे होगी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। यूके का एक कंट्री है, यूके कई कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है। उसमें क्या है, जो स्कॉटलैंड है उसके अंदर है ग्लासगो नाम की जगह, जहां पे ये हुआ है। पार्टनरशिप किसके साथ है, इटली के साथ। ठीक है। इटली के पार्टनरशिप के साथ इसकी मीटिंग की गई है, उसी के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये है कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ मैप में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर यहाँ पे ये स्कॉटलैंड है, ग्लासगो है। ठीक है। अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज़ किया है, पंचामृत। निर्मला सीतारमन जी ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू ट्वीट किया था कि जो डिक्लेयर किया है पंचामृत का, और पंचामृत के अंदर 5 तत्वों की बात की गई है। बेसिकली वो 5 तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। पंचामृत में पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये की गई है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। उस कैपेसिटी बढ़ाएंगे कि फॉसिल फ्यूल नहीं यूज़ किया जाए और हम ग्रीन एनर्जी यूज़ करें। बेसिकली ग्रीन एनर्जी मतलब जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग कोल यूज़ करते हैं या पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, कार्बन एमिशन होता है, कार्बन रिड्यूस होता है, जो कि एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के लिए टोटली हार्मफुल होता है। उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, आइस मेल्ट होंगे, यार बहुत सारी इश्यूज होंगे। ठीक है। क्लाइमेट चेंज उसी को बोलते हैं। तो ये जो इश्यूज होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 2030 में 500 गीगावाट हम बनाएंगे। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता देते हैं, एक्चुअली हमारा टारगेट है इंडिया का 2022 तक में 175 गीगावाट बनाने का, और 2030 तक में था 450 गीगावाट बनाने का, लेकिन उसमें 50 गीगावाट और ऐड कर दिया गया है। COP26 की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि उसमें 450 की जगह हम 500 गीगावाट बनाएंगे 2030 तक में ग्रीन एनर्जी। ठीक है। एक तो पहला ये हो गया। दूसरा चीज़ ये बताया गया इसमें कि 50% हम क्या करेंगे, जो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी, उसके मतलब हम उसको यूज़ करने लग जाएंगे। 2030 तक में जितना एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसका 50% एनर्जी हम ग्रीन एनर्जी यूज़ करने लग जाएंगे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन। उससे क्या होगा, कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएगा टोटली, वो क्लाइमेट चेंज में फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ का बेनिफिट होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। एंड दूसरी चीज़ ये है, जो हम कार्बन रिड्यूस मतलब जो कार्बन एमिशन होता है हमारा कंट्री में, वो लगभग 1 बिलियन टन 2030 तक हम बंद कर देंगे। मतलब 1 बिलियन टन हम ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देंगे, 2030 तक का हमारा टारगेट है। ये हो गया तीसरा। चौथे में क्या बोला, चौथे में उन्होंने ये बोला कि जो हमारा कार्बन इंटेंसिटी होता है, जो इसको हम 45% तक कम कर देंगे। जो यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमी में, हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको 45% तक हम कम कर देंगे। कब, 2030 तक ना। उसके बाद एक पचमा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पचमे में बोला गया है बाय 2070, मतलब 2030 तक में नेट जीरो की बात की गई है ना। आपने बहुत दिन पहले से देखा होगा न्यूज़ में नेट जीरो चल रहा है, नेट जीरो, हर कंट्री बोल रही है कि मैं नेट जीरो के लिए प्रॉमिस करता हूँ 2050, 2030, 2060। तो नेट जीरो बेसिकली क्या है, मैं वो भी ब्रीफ में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंडिया कब तक नेट जीरो की बात की है। इंडिया ने बोला है कि नेट जीरो 2070 तक करेंगे, मतलब 2070 तक में इंडिया नेट जीरो की बात किया है। तो नेट जीरो होता क्या है बेसिकली, नेट जीरो का अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो नेट जीरो वो होता है जो हम ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होता है जो हम रिलीज़ करते हैं किसी भी काम के थ्रू, जो कंपनीज चल रही होती हैं या बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कोयला या जो गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो हमारी डेली रूटीन में होते हैं जिससे कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो जो कार्बन हम अगर मान लीजिए
पार्टिकल्स कार्बन के रिलीज कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या ऐसा हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो 100 का 100% पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, कोई भी एक भी परसेंट एटमॉस्फेयर में नहीं जाना चाहिए। उस चीज़ के लिए हमने क्या बनाया, कार्बन सिंक बनाने पड़ेंगे। कार्बन सिंक अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधों का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कार्बन एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। तो नेट जीरो का मतलब ये होता है कि 100 का 100% जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी प्रोसीजर के थ्रू, जो हम रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कंपनीज या गाड़ी जो भी हमारा और रूटीन में यूज़ हो रहा है, जो कार्बन रिलीज हो रहा है वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। मतलब जितना फॉर्म कर रहे हैं हम उतना ही उसको हम यूज़ करें किसी के भी थ्रू, कार्बन सिंक, ट्रीज या जैसा भी जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें उसको नेट जीरो कर दें, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, उसे ही नेट जीरो कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये नेट जीरो का वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। नेट जीरो मतलब यही है कि जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब करने का हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में भी नेट जीरो वर्ड यूज़ करके आपसे पूछा जा सकता है कि नेट जीरो का क्या मतलब है। तो नेट जीरो का सीधा मतलब है कि जितना कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी प्रोसीजर के थ्रू रियल लाइफ में, उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए, 100 में 100% एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो वो नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया ने क्या बोला है, 2070 तक नेट जीरो में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने बोला 2050 तक। ठीक है ना, यहाँ पे एक आपको एक चार्ट दिख रहा है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिकली कि जो कार्बन एमिशन होता है, कार्बन जो रिलीज करने वाली कंट्रीज हैं उनमें टॉप पे चाइना है जो कि 27%, अगर 100% कार्बन रिलीज हो रहा है तो उसमें से 27% चाइना रिलीज कर रहा है। उसके बाद इंडिया का भी नंबर आता है, इंडिया का नंबर आता है 6.8% इंडिया रिलीज कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का आई थिंक सेकंड नंबर है, हाँ सेकंड नंबर है 14.6% यूनाइटेड स्टेट रिलीज करता है और इंडिया 6.8 रिलीज करता है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 15% रिलीज करता है, रशिया 4.7% रिलीज करता है, जापान 3.3% रिलीज करता है। तो अगर ऑल ओवर चार्ट देखा जाए तो कार्बन एमिशन में टॉप में चाइना है, सेकंड में यूनाइटेड स्टेट्स है, थर्ड में इंडिया है। आपको बेसिकली इंडिया का पता होना चाहिए बिकॉज इंडिया से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, या फिर टॉप में कौन है तो चाइना, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन एमिशन में सबसे ज़्यादा आगे है चाइना, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है आगे आने वाले टाइम में ना। आप ये सोच रहे होंगे नेट जीरो पॉसिबल भी है कि नहीं, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि कई 2 कंट्रीज तो ऐसी हैं जिन्होंने नेट जीरो कर भी लिया है, इवन नॉट नेट जीरो, इन्होंने निगेटिव में चले गए। मतलब वो जो नेट जीरो तो ये हो गया कि जितना एमिशन हो रहा है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। साथ ही साथ भूटान और सूरीनाम करके 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या है अपना जो कार्बन एमिशन है उसको तो एब्जॉर्ब कर ही रही हैं, सराउंडिंग्स में नेबरिंग कंट्रीज का भी कार्बन एमिशन वो एब्जॉर्ब कर रही हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव की तरफ भी जा रही हैं। और बहुत सारी कंट्री जैसे यूके हो गया 2050 तक का बोला है, फ्रांस 2050 तक का बोला है, चाइना ने 2030 तक का बोला है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने ऐसे प्रोमिसेस दिए हैं कि मैं नेट जीरो की तरह पहुंच जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम देने के बाद। ठीक है, COP26 की मीटिंग में एंटोनियो गुटरेस, WHO के एंटोनियो गुटरेस ने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है बेसिकली कि हमें प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेना पड़ेगा। और ये उन्होंने वार्निंग दिया है कि जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, उन्होंने बोला डिगिंग आर ग्रेव्स, मतलब हम अपनी खुद की कब्र खोद रहे हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने की तरफ बढ़ रहे हैं एक एक कदम। तो उन्होंने ये बताया कि हमें इस चीज़ को, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना पड़ेगा ना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो उसका लिमिट रखा गया बेसिकली 1.5 डिग्री सेल्सियस। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। क्लाइमेट चेंज क्या है, नेट जीरो क्या है, कॉप क्या है, COP26 क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।